हेलो बच्चों आज आपकी जो अब परीक्षाएं चल रही हैं सितंबर में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें 7th क्लास का साइंस का पेपर आपका होएगा। तो उसका सैम्पल पेपर आज हमने बनाया है। तो चलो आज एक देखते हैं 7th क्लास का सैम्पल पेपर। ये देखें, ये आप ध्यान से समझिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके जो तैयारी कर रहे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हैं उसमें इसमें अगर आप सैम्पल पेपर देखते हैं तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अमल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो बच्चों हमेशा मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि बहुत आसान सा, आपने सिर्फ एक नाम याद रखना है अनिल करके। ठीक है, और इस अनिल नाम को अगर आप याद रखते हैं तो आप इस आंसर को आराम से कर लेंगे। जैसे इसमें अ जो होता है बच्चों उससे है अमल। ठीक है, नी से आप समझें नीला और ला से लाल। तो देखें आपका आंसर इसमें अपने आप निकल गया। अमल जो है नीले लिटमस को किस में बदलते हैं, लाल में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सिर्फ इस नाम को याद रखें। ये नाम आपको याद रहता है तो आप अमल का कर लेते हैं। अगर आप के पास यहाँ पर अमल की बजाय शार आ जाए तो उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब शार का काम क्या होता है, फिर आप उसके लिए नीचे से शुरू करें। शार जो होते हैं लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, बस। ठीक है, तो आपने ये जो नाम है इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, ये आपको याद होगा। ये आपके जो सेट के एग्ज़ाम में उनमें भी आया हुआ था, तो वो है यकृत। ठीक है, और फर्स्ट वाले का आंसर क्या था बच्चों, लाल। तो तीसरा जो क्वेश्चन है देखते हैं, ऊष्मा चालक का उदाहरण। तो ऊष्मा चालक पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जो ऊष्मा को अपने में से स्थानांतरित होने देते हैं। क्या होने देते हैं बच्चों, स्थानांतरित होने देते हैं। मतलब उनमें से होकर जो ऊष्मा है वह दूसरे एक, मान लो एक सिरे पर, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई लोहे की रॉड को जला रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी जो ऊष्मा है वो वहाँ से आपका हाथ जो जहाँ पर आप पकड़े हो थोड़ी देर बाद वहाँ भी आपको गर्माहट महसूस होती है ना। तो यही होता है स्थानांतरण होना। और ये वस्तुएं चालक कहलाती हैं ऊष्मा की, जो अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा को पहुंचा दें। ठीक है, तो आपने इसी का एक उदाहरण देना है। तो इसमें देखें, जो भी धातु की वस्तु होगी वह उसका काम होता है ऊष्मा चालक का। तो ये धातु इसका आंसर आ गया। तो इसमें देखें लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये आपके आंसर नहीं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन निम्न में से बताएं। तो अब यहाँ पर आपने भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देना है। तो देखें, इसमें पहला है कागज़ के टुकड़े करना, ये भी होता है बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन में पहले समझ लें कि क्या होता है, जिसमें जो किसी की सिर्फ आकृति या उसका साइज बदल रहा है, ठीक है, या आमाप बदल रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, सिर्फ यही परिवर्तन होते हैं तो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आप ये याद रखेंगे कि नया पदार्थ जो है वह नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब नया पदार्थ कोई बन ही नहीं रहा है, वही की वही चीज़ है। जैसे कागज़ है आपके पास, उसके आपने टुकड़े कर दिए तो वो कागज़ ही जैसा दिखेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर है गुब्बारा फुलाना। गुब्बारा फुलाना मतलब कि आपने पहले छोटा सा है गुब्बारा, उसको फुला दिया, ठीक है, वो बड़ा हो गया, बस उसका साइज़ बदल गया। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तीसरे ऑप्शन में क और ख दोनों दिए हैं। और फिर है उपरोक्त कोई नहीं। तो देखें, आपके पास इसमें आपको समझ ही गए होंगे कि ये दोनों ही हैं यहाँ भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन आपका क और ख वाला आ जाएगा कि दोनों आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, अब आपने बताना है तिल चट्टों के शरीर में जो वायु प्रवेश करती है वो उनके किस भाग द्वारा करती है। तो उसका आंसर है बच्चों श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूरे हो गए, जो आपके 1 से लेकर 5 तक थे और हर एक 1-1 मार्क्स का। इसके बाद जो आपसे 6 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो भी 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें कुछ खाली स्थान हैं और कुछ सत्य असत्य है। तो देखते हैं, लिटमस सूचक से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है लिटमस वाला जो सूचक बनाया जाता है वो किस से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आपको याद होगा बच्चों, लाइकेन। लाइकेन जो है उनसे लिटमस सूचक बनाया जाता है।
इसके बाद अगली क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने की विधि। तो सूर्य का प्रकाश जो है बच्चों वो किस विधि से पहुंचता है, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको याद आ रहा होगा कि जब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वह कौन सा आवश्यकता नहीं होती तो कौन सी विधि होती है वो, है ना। तो वह विधि कौन सी है, विकिरण। तो विकिरण में हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी जो है वह गर्म हो जाती है ना। तो ये विकिरण विधि आएगा यहाँ पर। अगला देखें, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था। अब यहाँ ध्यान दें, विश्राम अवस्था में पूछा है, औसत श्वसन दर बतानी है। तो विश्राम अवस्था में किसी की स्वस्थ व्यक्ति की कितनी होगी, 15 से 18 जो है वह स्वस्थ व्यक्ति की औसत श्वसन दर होती है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ आपने सत्य असत्य बताना है। तो देखें, क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य हो गया। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। अगला देखें, जल का अवशोषण मुख्यतः बृहदान्त्र में नहीं होता। तो देखो, जल का अवशोषण जो होता है मुख्यतः बृहदान्त्र में ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे निशान, असत्य। ठीक, तो इस तरह से ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो देखें 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन में लिखा है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो बच्चों, जो स्वपोषी हैं यानी कि जो स्वयं अपना पोषण कर सकते हैं, स्वयं अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, जैसे कि हरे पौधे। एक हरे पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और उस प्रक्रिया को आपको याद आ रहा होगा क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना स्वयं ही भोजन निर्माण कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें स्वपोषी में यही लिखेंगे कि पौधे जो हरे पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से, उनमें जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, उसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, अब विषमपोषी जो होते हैं वह इसके बिल्कुल उल्टा आप समझ गए होंगे कि विषमपोषी में जो अपना भोजन खुद से नहीं संश्लेषित कर सकते वे दूसरों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उन सभी को हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे। तो विषमपोषी में आप मनुष्य जो हैं वो भी या जंतु जो हैं दूसरे वो भी, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या करें। तो देखें, सर्दियों में आप एक बहुत मोटी स्वेटर पहन लें, उससे अच्छा है कि आप पतली पतली एक दो नीचे वार्मर डाल लें, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये जो पतले वस्त्र जो हम डालते हैं एक दो, उससे हमारी सर्दी ज़्यादा रुकती है। क्यों रुकती है, क्यों, वायु जो होती है वह ऊष्मा की अवरोधक होती है ना। तो ऊष्मा रोधक होती है, इसके कारण जब हम 2-3 परतों का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये परत है, एक ये आपने पतली सी स्वेटर डाल ली, एक और डाल ली पतली सी स्वेटर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ वायु रुक जाती है ना। वायु हर चीज़ के बीच में रुक जाती है। तो ये जो वायु है ये ऊष्मा, जब हमारे शरीर की ऊष्मा मिलेगी तो उससे ये गर्म हो जाती है ना। तो उस गर्माहट को ये हमारे अंदर ही रोक के रखती है अगर हमने इसके ऊपर एक और वस्त्र पहना हुआ है तो। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर आपने केवल एक मोटा वस्त्र पहना है तो वायु जो है उन 2 परतों के बीच में वहाँ पे नहीं रुक पाती है, जिससे हमें ऊष्मा की जो गर्माहट है वो कम मिल पाती है, हमारे शरीर की ऊष्मा जो है वो बाहर जाती रहती है। तो इसलिए आगे से आप देखें कि आप खुद सर्दियों में महसूस करके देखना कि एक मोटा वस्त्र पहनने की बजाय आप 2 वस्त्र पतले पहन लेते हैं तो उनसे आपकी जो शरीर की ऊष्मा है वह बरकरार रहती है और आपको ठंड नहीं लगती है। ठीक है, इसी तरह से ऊनी वस्त्र जो होते हैं, ऊनी वस्त्र पहनने से भी हमारे क्या था, ऊन के जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु रुक जाती है, जिससे हमें गर्माहट मिलती है और
मतलब हमारे को ठंड नहीं लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उदासीनी प्रक्रम क्या है? उदासीनीकरण प्रक्रम जो बच्चों कि जिसमें एक अम्ल और एक क्षारक जो होता है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन दोनों से सॉरी मैंने गलत कर दिया है, मैं फिर से बताती हूँ उदाहरण आपको। ये जो है आपका उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक हो गया NaOH। ठीक है, इससे जो बना लवण वो बना NaCl। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लिखेंगे अभिक्रिया को। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ये जो बना है ये लवण होता है, तो ये एक अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया से लवण बनता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अम्ल जो और क्षारक जो है उन दोनों की जो प्रकृति है अपनी अम्लीय और क्षारकीय वह खत्म हो जाती है और वहाँ उदासीन प्रकृति हो जाती है इनकी, जिसके कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है अमीबा में पाचन कैसे होता है? तो अमीबा में जो पाचन है बच्चों वो उसकी अमीबा की जो खाद्य धानी होती है उसके द्वारा होता है। ठीक है, आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है अमीबा का खाद्य धानी, जैसे ये अमीबा है और ये उसके पादाप जो होते हैं ये इस तरह से, जब भी ये कोई खाने का यहाँ पर कोई भी भोजन का टुकड़ा देखते हैं तो ये पादाप जो होते हैं उसके ये बढ़ जाते हैं और ये इसको अंदर एंगल्फ अंदर ले लेंगे इसको, और यहाँ पर जब ये इसको अवशोषण कर लेंगे इसके पोषक तत्वों को, और उसके बाद फिर ये पादाप भी अपनी आकृति में आ जाते हैं और फिर वापस इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया वो फिर से ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये चित्र के माध्यम से आपके बुक में दिया हुआ है, उस चित्र के को भी साथ में आप बनाएं और आंसर लिखें। ठीक है, तो मेनली अमीबा में पाचन किस अंग द्वारा होता है? खाद्य धानी से होता है। ठीक है, आगे देखिए, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? तो देखिए, लोहे के गेट को जब हम पेंट करते हैं तो उस पे जंग लगने से बचाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जंग, पहले तो आप समझें कि कैसे लगता है। जंग जो है ऑक्सीजन और साथ में जो मॉइस्चर मतलब कि थोड़ी सी नमी जो होती है, ठीक है, नमी के प्रेजेंस में होता है। नमी किससे होती है? पानी से होती है ना। तो ऑक्सीजन और थोड़ी सी नमी मिल जाती है तो वहाँ पर जंग लग जाता है। तो अगर आप पेंट कर देते हैं किसी दरवाजे पे, जैसे कोई दरवाज़ा है इस पर अगर आप पेंट कर दे रहे हैं तो पेंट करने से क्या होगा कि वो जो संपर्क है ऑक्सीजन का उस गेट के साथ मतलब उस लोहे के साथ वह टूट जाता है, और पेंट जो है नमी भी अंदर नहीं जाने देता है, पानी भी अंदर नहीं जाने देता, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो पेंट है वह ऑक्सीजन और जो पानी है उसको ये लोहे के संपर्क में आने नहीं देता है, जिसके कारण जंग लगने से लोहे का गेट बच जाता है। अगला देखें, परजीवी और मृतजीवी में अंतर उदाहरण सहित लिखें। तो परजीवी देखो बच्चों, हाँ हमने ऊपर वाले एक क्वेश्चन में करा था सपोषी और विषमपोषी। ठीक है, सपोषी विषमपोषी। तो विषमपोषी जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो सब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, तो भोजन के लिए ये जो सभी निर्भर होते हैं तो इसी में हमें परजीवी जो है वो इसी की प्रकार होती है। ठीक है, परजीवी जो होते हैं वह पूरी तरह से दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मतलब वह जिस भी पौधे पर हो, मतलब एक पौधा अगर परजीवी है और वो दूसरे पौधे पर है तो वो अपना पूरा भोजन दूसरे पौधे से लेता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, मतलब वो जो पौधा है वह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो परजीवी है वह पूरी तरह से वृद्धि करेगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि अमरबेल होती है। ठीक है, तो परजीवी का उदाहरण क्या हो गया बच्चों? अमरबेल, जो कि दूसरे पौधों पे जो है चली जाती है और जिस पौधे पर होती है उस पौधे को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर देती है और खुद की वृद्धि करती रहती है ना। तो ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकती है, स्वयं नहीं भोजन बना सकती है ये, तो इसलिए पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गला जो पदार्थ होते हैं उन पर
यापन करते हैं, जैसे कि यीस्ट जो होती है, या फिर आपने देखा होगा मशरूम जो होते हैं वो इस तरह के जो ख़राब सा सड़ा गला सा जो जगह होती हैं, पदार्थ जहाँ डले होते हैं उन पर उगाते हैं। तो मृतजीवी जो अपने भोजन के लिए जो मृत पदार्थ हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस नाम से ही आप लिख सकते हैं कि मृतजीवी मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने बतानी है बच्चों, और उसका समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन पौधे अपने आप संश्लेषित करते हैं। तो इसके समीकरण में आप लिखेंगे पौधे जो होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और साथ में उनकी जड़ जो हैं वह उन्हें जल प्रदान करती हैं, ये जल देते हैं, और इससे जो भोजन बनता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको पता होगा ये एक अपना पोषक तत्व होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में यहाँ ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये समीकरण आपने साथ में लिखना है कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेंगे, साथ में जल लेंगे और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आप साथ में लिख दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर और समानताएं दोनों आपने बतानी है। ठीक है, अंतर क्या होता है उनमें और समानताएं भी क्या होती हैं। तो देखें, डॉक्टरी थर्मामीटर आपको पता होगा कि जैसे कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा भी होगा वो साइज़ में भी छोटा होता है ना, और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। एक तो अंतर आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मेन अंतर होता है इन दोनों में कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें एक विभंग होता है। क्या होता है? विभंग होता है बच्चों। ठीक है, जिसे किंक भी कहा जाता है। विभंग के कारण इसका जो मतलब जो हमने मापा है वह नीचे नहीं गिरता है। अगर आप उसे मुंह से बाहर निकाल देते हैं तो भी वह नीचे नहीं गिरता है, तो इसलिए ये विभंग उसको मदद करता है। और प्रयोगशाला तापमापी में ये नहीं होता है, जो इसलिए हमें प्रयोगशाला तापमापी जो है उसको जिस बर्तन में हमने रखा है, मान लो कोई हमारे पास बीकर है, इसमें आप जल का तापमान देख रहे हैं, तो इसको जैसे ही अगर आप बाहर निकाल कर देखते हैं इस तापमापी को, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग बदल सकती है। परंतु आपको अगर वहीं उसके अंदर ही, बीकर के अंदर ही आप अगर उस कोई थर्मामीटर की रीडिंग देखते हैं तो आपको सही मिलेगी। तो यही है विभंग होने का यहाँ पर अंतर हो जाता है कि विभंग जो है वह अगर इसमें भी होता तो आप बाहर निकाल के भी उसका तापमान देख सकते थे, परंतु यहाँ आपको बीकर के अंदर ही देखना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप इनके दोनों का परास जो होता है वह भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके समानताएं देखते हैं। समानताएं जो होती हैं कि जो प्रयोगशाला तापमापी है वह भी देखो मापन किसका करा जाता है? ताप का माप। तो दोनों ही जो थर्मामीटर हैं दोनों से तापमान को मापा जाता है। ठीक है, और दोनों में समानता ये हो गई, तापमान को मापते हैं। इसके अलावा दोनों में ही मरकरी जो नाम की जो धातु है वह प्रयोग की जाती है। ठीक है, मरकरी जो है वही इसमें जो आपका तापमान है उसको मापने में आपको सहायता करती है। चमकीली सी जो दिखाई देती है लाइन वह इसी की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें थर्मामीटर में दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है कि इसको हटा, हाँ, अब देखें वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताएं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो है बच्चों, जो वायु की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, वायु का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय जो है वह अनुपस्थित होती है, इसमें ऑक्सीजन जो है वह अनुपस्थित जिसमें होती है वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से आपने यहाँ पर इनके जो समानताएं और अंतर दोनों लिखने हैं। तो वायवीय श्वसन
में अब अंतर तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, कि दोनों में क्या यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन की एक उपस्थिति में होता है और एक अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अंतर में आप लिख सकते हैं कि जो सॉरी ये अंतर ही हो गया आपका, दोनों जो हैं एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक अनुपस्थिति में हो गया। और समानताओं में आप लिख सकते हैं कि दोनों ही प्रक्रियाओं में श्वसन जो होता है तो उसमें ऊर्जा जो होती है वह निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो दोनों प्रक्रियाओं में क्या बन रहा है बच्चों, ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। तो ये बात आपने ज़रूर लिखनी है कि दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक। तो ये इनकी समानता हो गई कि दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है भोजन के विखंडन से। तो इस तरह से आप अपना आंसर्स करें और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका पेपर इस तरह का आएगा, तो आप उसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और देखो बच्चों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आपके लिए जो मैथ साइंस के सभी पेपर्स के सैम्पल पेपर्स और साथ में सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।